नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम NCERT 10th क्लास जो इतिहास अध्याय नंबर 5 है कक्षा 10th का, ये हम डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हम जो अध्याय 4 हुआ है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4 चैप्टर। इससे पहले हम जिस साथी ने भी उस वीडियो को नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। और आज ये हमारा जो अध्याय नंबर 5 है उसके लास्ट टॉपिक रहेगा आज का हमारा प्रकाशन के नए रूप। और हम जो NCERT 10th क्लास है वो इतिहास विश्व समकालीन भारत, ये आज हमारी बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इनके जो MCQ क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। और आज हम इस सेशन को शुरू करते हैं। प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। छापे खाने से क्या है, नई तरीके से क्या हुई, छापे खाने से हैं नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवत्ती होती गई, कि चाहत वो बदलती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विद्या इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अपने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि क्लास कैसी रही। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएँ जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग त्योहारों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन्हें सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा कौन थे? बहुत बार एग्जाम कंपटीशन में भी पूछा जाता है और एग्जाम बोर्ड में भी आ सकता है कि राजा रवि वर्मा है, इनका किस से संबंधित है, किस से संबंध रखते हैं? तो हम कहेंगे जी चित्रकार है। राजा रवि वर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे और आम खपत के लिए तस्वीर बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र करने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापेखाने के करीब अपनी दुकानें लगाई। मुद्रक से काम पाने लगे और बाजार में सुलभ सस्ती जो आसानी से तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घर और दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति और समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू कर दिया था। चित्र दर्शाया जा रहा है जैसे ये यहाँ पे। और चित्र नंबर 17 में 1870 के दशक तक पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए जो कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे, कि कैरिकेचर और कार्टून छपने कब लगे थे? 1870 के दशक में जो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए जो क्या है कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों को पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं हटते। चित्र नंबर 17 में दर्शाया गया है जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं इस फोटो में कि राजा ऋतुराज द्वारा अंसुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा का बचाया जाना। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया था। और 8.1 है महिलाएं और मुद्रण। महिलाएं और मुद्रण है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी
साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ाना भी पहले से भी ज़्यादा हो गया मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं को पढ़ाना भी पहले से भी ज़्यादा हो गया। उदारवादी और पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे। क्या करने? घर पर पढ़ाने लगे। 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिका को जगह दे दी। उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें से पाठ्यक्रम भी छपता था, जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो सकती है। इसी तरह जो दक्यावंशी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। कभी कभार बागी औरत ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार कर दिया। हमें उत्तर भारत के जो दक्यावंशी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुप्त ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वो सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उनके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जुबान पढ़ने की जिद की जो उससे अपनी थी। पूरे बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या हरस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा कि उन्होंने छिपकर अपनी पढ़ाई की। कौन थी? हरस सुंदरी देवी ने। बाद में चलकर उन्होंने अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी। जो आएगा कि अमर जीवन नामक आत्मकथा किसकी थी? तो हरस सुंदरी देवी की थी, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? तो 1876 में किसकी थी जी? वो थी अमर जीवन नामक आत्मकथा थी। किसकी थी? रस सुंदरी देवी की थी। चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी, इसलिए महिलाओं के द्वारा लिखी जा रही आवृत्ति के प्रति कुतूहल तो नहीं था। कैलाशवासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती है, कैसे वे घर में काम को बोझ उठाती है, महिलाओं के बारे में जिक्र किया था। जिनकी सेवा करती है उन्हें कैसे धुतकारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उस जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोश में लिखा। सामाजिक बंधनों में बंदी औरत के लिए पढ़ने क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा कि बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, पर मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, फिर गंभीर हिंदी छपाई का शुरुआत 1870 के दशक में हुई। जल्द इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। उनमें औरतों को तालीम है, विधवा है, जीवन विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखने चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानी और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ में लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। रामचंद्र ने औरतों की आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपने बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी खालसा पुस्तिका सभा ने इस तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तकें छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश के कई बार संवाद के रूप में पेश भी किया था। ये पंजाब की कहानी है। और बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया।
यहाँ पर आम धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते हैं, पर आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरे जा रही है। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिसे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई थी। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौके चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे। यदा कदा संपन्न गांवों में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठित की बात थी। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाएं और निबंध में लिखे जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ज्योतिबा फुले की ज्योतिबा फुले है, ये क्या थे? तो इनसे लगभग कई बार बहुत बार है एग्जाम कंपटीशन में पूछा भी जाता है। अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा ज्योतिबा फुले ने 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम पॉइंट्स के लिए ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जाति पर जोरदार कलमें चलाई, उन्हें लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छापकर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सूरदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर के लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलौर के सूती मिल मजदूर ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारक ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यही थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए, उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ये आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। प्रिंट और प्रतिबंध, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि प्रिंट और प्रतिबंध क्या है। प्रिंट और प्रतिबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन क्या था? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले औपनिवेशिक शासन में सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तहत है 1798 जो से 1798 से पहले का जो औपनिवेशिक शासन था, उसमें सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो ये कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज के खिलाफ उठे। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात क्या थी कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने और उसकी शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले
कंपनी के हुक्मरानों को काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि आलोचना का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोल दे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए। ये कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है ने कब है प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबार के प्रकाशन को भी प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। कब की बात है? 1820 की। कब की बात है जी? 1820 की। और अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिंग। गवर्नर जनरल बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादी को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कानून कब पास किए गए थे? प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कानून है कब पास किए? 1820 में। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा 1835। 1835 में जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। और उदारवादी औपनिवेशिक अफसर कौन था? टॉमस मैकाले ने पहले को आज़ादी को बहाल करते हुए कानून बनाए गए थे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद क्या है? प्रेस की जो आज़ादी थी उसको प्रति रवैया है ईस्ट इंडिया कंपनी का है अंग्रेजों का, वो रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो देसी प्रेस थी, देसी भारतीय प्रेस थी, उनको बंद करने का मांग की। ज्यों ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद में समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार के कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में आयरिश प्रेस की तर्ज कानून की तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है दोनों एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए। जो कंपटीशन एग्जाम और एग्जाम बोर्ड के लिए यहाँ से क्वेश्चन अब कई बार पूछा भी जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब किया गया था? कौन से आयरिश प्रेस की तर्ज पर? कब? 1878 में। 1878 में लागू किया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। जब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबार पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बाकी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दे दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को भी जब्त किया जाता था और छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया। पंजाब के क्रांतिकारी थे कौन थे 1907 में? जैसे लाला लाजपत राय हैं, उनके साथ और थे, तो उनको काला पानी भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी समाचार पत्र किसका था? वो था बाल गंगाधर तिलक का था। उन्होंने हमदर्दी जताई। किस में जताई? किसके लिए? जो पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उनको काला पानी भेजा जा रहा था और नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया। 1908 में किसको कैद किया? बाल गंगाधर तिलक को। क्यों? उन्होंने केसरी समाचार पत्र में कुछ हमदर्दी जताई थी अपने साथियों के बारे में, तो बाद में 1908 में इनको कैद कर लिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। तो गांधी ने 1922 में क्या कहा? वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादी की लड़ाई है, ये गांधी ने कहा था। तो
आज जो हमारा सेशन था, जो हमारी पुस्तक NCERT 10th क्लास इतिहास की जो अध्याय नंबर 5 हमने डिस्कशन किया, और ये बुक हमारी इसी चैप्टर के साथ हमारी समाप्त होती है। और इससे पहले हम 4 चैप्टर हम कर चुके हैं, और इनके जो क्वेश्चन हो गए हम वो MCQ, वो हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर। और जिस साथी ने अभी तक हमारी पुरानी जो वीडियो है वो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नई नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और चैप्टर तो नहीं कहेंगे, चैप्टर तो हमारा आज सभी खत्म हो गए हैं NCERT 10th क्लास के जो विश्व समकालीन भारत है। अब जो हमारा जो पहला जो चैप्टर होगा उनका हम MCQ डिस्कशन करेंगे। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।